हेलो। आप लोगों को हमारी आवाज़ आ रही है? ठीक है। आ, आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। कुछ सबसे पहले हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल करने में ये हमारा आखिरी चरण है। इसके बाद सोमवार से हम लोग क्या करना शुरू करेंगे, इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहले 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने के बाद में आपने को जो हमने कल काम भी करने के लिए दिया था उससे संबंधित कुछ करेक्शन कार्य आप लोगों को बताएंगे, और उसके बाद में आप लोगों ने जो प्रैक्टिकल संबंधी कार्य हमें भेजा है उसका हम करेक्शन करेंगे। आप लोगों को आपकी त्रुटियां बताएंगे, आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग भावी कक्षाओं के लिए रणनीतियाँ डिस्कस करेंगे कि हमें आगे, अब जब हम लोगों का संपूर्ण पाठ्यक्रम हो चुका है, का रिवीजन भी ख़त्म हो चुका है, तो हम लोगों को आगे कैसे क्या करना है इस संबंध में हम लोग आपस में चर्चा करने के बाद में एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो हम आज की क्लास के अपने पहले चरण में अब हम सबसे पहले 30 क्वेश्चनों के सेट को हल करने का कार्य करेंगे। तो उस सिलसिले में पहला सवाल आपके सामने है कि हमारा आज का विषय है जिससे संबंधित ये सवाल पूछे जा रहे हैं, यह है आधुनिक भारतीय भूगोल का विकास भाग 1। हम लोग आधुनिक भारतीय भूगोल से संबंधित जो विकास कार्य हुए हैं उनसे संबंध में जो संभावित प्रश्न हैं उन संभावित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इस श्रेणी में पहला सवाल है कि सर्वप्रथम स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल विभाग की स्थापना किस विश्वविद्यालय में हुई। देखिए, यहाँ पे स्नातकोत्तर का मतलब होता है पीजी। पीजी लेवल में सबसे पहले कहाँ पर पीजी की शुरुआत हुई, किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले पीजी की शुरुआत हुई। आसान शब्दों में आप इसको इस तरीके से समझिए। तो सही जवाब है, आपके सामने 4 विकल्प हैं। ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डी पटना विश्वविद्यालय। तो सही जवाब है आपका सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। दूसरा सवाल है कि 1941 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल विभाग की स्थापना किसने की। 1941 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पे भूगोल की स्थापना किसने की। ए एसपी चटर्जी, बी एससी चटर्जी, सी एचएल छिब्बर, डी आरएन दुबे। तो इसका सही जवाब है एस पी चटर्जी, एस पी चटर्जी। तीसरा सवाल है 1946 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल विभाग की स्थापना किसने की। आपके विकल्प पहले की तरीके से 4 हैं और वही हैं। ए एसपी चटर्जी, बी एससी चटर्जी, सी एचएल छिब्बर, डी रामनाथ दुबे। तो आपका सही जवाब होगा इसमें 3C यानी कि एचएल छिब्बर। एचएल छिब्बर ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल विभाग की स्थापना की थी। इसके बाद आपका अगला सवाल आपके पटना विश्वविद्यालय से संबंधित है कि पटना विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल विभाग की स्थापना किसने की। आपके विकल्प हैं ए एसपी चटर्जी, बी एससी चटर्जी, सी एचएल छिब्बर, डी रामनाथ दुबे। आपका सही जवाब है 4B एससी चटर्जी, एससी चटर्जी। ये एससी चटर्जी हैं, ठीक है, और जिन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल की स्थापना की थी वो एसपी चटर्जी थे। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 5वां प्रश्न है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल विभाग की स्थापना किसने की। ए शिव प्रसाद चटर्जी, बी जॉर्ज कुरियन, सी एचएल छिब्बर, डी रामनाथ दुबे। रामनाथ दुबे ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पे भूगोल विभाग की स्थापना की थी। इसके बाद में 6ठा सवाल है मद्रास विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल विभाग की स्थापना किसने की। ए शिव प्रसाद चटर्जी, बी जॉर्ज कुरियन, सी शाह मंजूर आलम, डी रामनाथ दुबे।
मद्रास विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पे भूगोल विभाग की स्थापना जॉर्ज कुरियन ने की थी। इसके बाद 7वां सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल विभाग की स्थापना किसने की? ए इबादुर रहमान खान, बी एस.सी. चटर्जी, सी शाह मंजूर आलम, डी एच.एल. छिब्बर। इस सवाल का जवाब है इबादुर रहमान खान। इबादुर रहमान खान वो नाम है जिसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल विभाग की स्थापना की थी। 8वां सवाल, नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की? ए एस.पी. चटर्जी, बी एस.सी. चटर्जी, सी एच.एल. छिब्बर, डी आर.एन. दुबे। 8वां का सही जवाब है एस.पी. चटर्जी। एस.पी. चटर्जी ने नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। 9वां सवाल है, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ मेघालय की रचना किसने की? ए एस.पी. चटर्जी, बी एस.सी. चटर्जी, सी एच.एल. छिब्बर, डी आर.एन. दुबे। तो इसका सही जवाब है एस.पी. चटर्जी। एस.पी. चटर्जी ने रीजनल ज्योग्राफी ऑफ मेघालय की रचना की। 10वां सवाल है, जियोलॉजी ऑफ बर्मा एंड द फिजियोग्राफी ऑफ वर्मा जैसी पुस्तकों का लेखन किसने किया? ए एस.पी. चटर्जी, बी एस.सी. चटर्जी, सी एच.एल. छिब्बर, डी आर.एन. दुबे। तो आपका यहाँ पे सही जवाब है, यहाँ पे आपका सही जवाब है 10वें का सी एच.एल. छिब्बर। एच.एल. छिब्बर ने ज्योग्राफी ऑफ वर्मा और द फिजियोग्राफी ऑफ वर्मा जैसी पुस्तकों का लेखन कार्य किया। 11वां सवाल है, इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने की? ए एस.पी. चटर्जी, बी एस.सी. चटर्जी, सी एच.एल. छिब्बर, डी आर.एन. दुबे। देखिए, इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल ज्योग्राफी का यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक के आपके को 4 विकल्प बताए गए हैं। आप लोगों ने उन विकल्पों को सुना भी है। तो इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल ज्योग्राफी के पुस्तक के लेखक का नाम 11th का डी है, यानी कि आर.एन. दुबे। इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल ज्योग्राफी के लेखक 11 डी आर.एन. दुबे। 12वां सवाल है, प्रोफेसर सफ़ी ने किस भूगोलवेत्ता के निर्देशन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? ए प्रोफेसर डडले स्टाम्प, बी डी मार्टोनी, सी डिमाजिया, डी त्रिवार्था। तो यहाँ पे सही जवाब है प्रोफेसर सफ़ी ने, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से संबंधित थे। प्रोफेसर डडले स्टाम्प ब्रिटिश भूगोलवेत्ता के निर्देशन में अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद 13वां सवाल है कि प्रोफेसर रामनाथ दुबे ने किस फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता के निर्देशन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? ए प्रोफेसर डडले स्टाम्प और स्पेट, बी डी मार्टोनी और डिमाजिया, सी त्रिवार्था, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब है डी मार्टोनी और डिमाजिया। प्रोफेसर रामनाथ दुबे ने डी मार्टोनी और डिमाजिया नामक भूगोलवेत्ता के निर्देशन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद प्रोफेसर एस.पी. चटर्जी ने किस फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता के निर्देशन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? ए प्रोफेसर डडले स्टाम्प, बी डी मार्टोनी, सी डिमाजिया, डी त्रिवार्था। तो प्रोफेसर एस.पी. चटर्जी ने एक डी मार्टोनी हुए हैं फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, उनके निर्देशन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। 15वां सवाल है, प्रोफेसर आर.एल. सिंह ने किस ब्रिटिश भूगोलवेत्ता के निर्देशन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? प्रोफेसर आर.एल. सिंह ने प्रोफेसर डडले स्टाम्प, ठीक है, आप लोग अभी पहले इनका नाम सुन चुके हैं कि प्रोफेसर आर.एल. सिंह ने प्रोफेसर डडले स्टाम्प नामक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता के निर्देशन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद भारत में जनसंख्या भूगोल की स्थापना से संबंधित प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या भूगोल की स्थापना का श्रेय किस भूगोलवेत्ता को जाता है? ए गोसल, बी चांदना, सी पी दयाल, डी लेखराज सिंह। तो इसका सही जवाब है
ए गोसल, यानी कि भारत में जनसंख्या भूगोल की स्थापना का श्रेय गोसल को जाता है। 17वां सवाल है, प्रोफेसर गोसल ने किस अमेरिकन भूगोलवेत्ता के निर्देशन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? ए प्रोफेसर डडले स्टाम्प, बी डी मार्टोनी, सी डिमाजिया, डी त्रिवार्था। तो आपका सही जवाब है त्रिवार्था। त्रिवार्था ही को जनसंख्या भूगोल का जनक कहा जाता है और जनसंख्या भूगोल के जनक के ही निर्देशन में प्रोफेसर गोसल ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। 18वां सवाल, किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के तराई में रहने वाली थारू जनजाति का भौगोलिक अध्ययन किया? ए इंद्रपाल, बी आर.एल. सिंह, सी पी दयाल, डी लेखराज सिंह। लेखराज सिंह वो भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के तराई में रहने वाली थारू जनजाति का भौगोलिक अध्ययन किया था। इसके बाद 19वां सवाल, औद्योगिक भूगोल पर सर्वप्रथम शोध कार्य किस विश्वविद्यालय में हुआ? ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डी पटना विश्वविद्यालय। औद्योगिक भूगोल पर सर्वप्रथम शोध कार्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। 20वां सवाल है, औद्योगिक भूगोल पर सर्वप्रथम शोध कार्य किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? ए इंद्रपाल, बी आर.एल. सिंह, सी पी दयाल, डी लेखराज सिंह। औद्योगिक भूगोल पर सर्वप्रथम शोध कार्य इंद्रपाल द्वारा किया गया था। इसके बाद में अगला सवाल 21वां, इंडस्ट्रियल प्लानिंग ऑफ उत्तर प्रदेश नामक किसकी रचना है? ए इंद्रपाल, बी आर.एल. सिंह, सी पी दयाल, डी लेखराज सिंह। देखिए अभी आप लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले औद्योगिक भूगोल पे शोध कार्य किसने किया था? इंद्रपाल ने। तो ये जो नामक रचना है इंडस्ट्रियल प्लानिंग ऑफ उत्तर प्रदेश, ये भी इंद्रपाल की ही है, यानी कि सही जवाब होगा कि इंद्रपाल ने इंडस्ट्रियल प्लानिंग ऑफ उत्तर प्रदेश नामक रचना की। 22वां सवाल है, किस भूगोलवेत्ता ने सर डडले स्टाम्प और OH.K. स्पेट के संयुक्त निर्देशन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? इसका सही जवाब है, इसके विकल्प हैं ए इंद्रपाल, बी आर.एल. सिंह, सी पी दयाल, डी लेखराज सिंह। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सर किस भूगोलवेत्ता ने सर डडले स्टाम्प, ठीक, और OH.K. स्पेट दोनों के संयुक्त निर्देशन में पीएचडी उपाधि प्राप्त की, यानी कि इनकी पीएचडी का निर्देशन करने वाले सुपरवाइजर दो थे। ठीक है, तो पी दयाल वो भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने सर डडले स्टाम्प और OH.K. स्पेट के संयुक्त निर्देशन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद 23वां सवाल है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ बिहार नामक शोध कार्य किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? ए इंद्रपाल, बी आर.एल. सिंह, सी पी दयाल, डी लेखराज सिंह। तो ये शोध कार्य पी दयाल द्वारा किया गया था, जो कि आपके बिहार से संबंधित हैं। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ बिहार का नामक शोध कार्य पी दयाल द्वारा किया गया। 24वां सवाल है, पी दयाल का संबंध आधुनिक भूगोल के किस संप्रदाय से है? ए अलीगढ़ भौगोलिक संप्रदाय, बी वाराणसी भौगोलिक संप्रदाय, सी बिहार भौगोलिक संप्रदाय, डी कलकत्ता भौगोलिक संप्रदाय। तो पी दयाल का संबंध आपके बिहार के भौगोलिक संप्रदाय से है। 25वां सवाल है कि आर.एल. सिंह का संबंध आधुनिक भारतीय भूगोल के किस संप्रदाय से है? ए अलीगढ़ भौगोलिक संप्रदाय, बी वाराणसी भौगोलिक संप्रदाय, सी बिहार भौगोलिक संप्रदाय, डी कलकत्ता भौगोलिक संप्रदाय। तो आर.एल. सिंह का संबंध वाराणसी भौगोलिक संप्रदाय से है। 26वां सवाल है, डॉक्टर इंद्रपाल का संबंध आधुनिक भारतीय भूगोल के किस संप्रदाय से है? ए राजस्थान भौगोलिक संप्रदाय, बी हैदराबाद भौगोलिक संप्रदाय, सी मैसूर भौगोलिक संप्रदाय, डी कलकत्ता भौगोलिक संप्रदाय। तो डॉक्टर इंद्रपाल का संबंध राजस्थान भौगोलिक संप्रदाय से माना जाता है। 27वां सवाल है, प्रोफेसर शाह मंजूर आलम का संबंध आधुनिक भूगोल के किस संप्रदाय से है? ए राजस्थान भौगोलिक संप्रदाय, बी हैदराबाद भौगोलिक संप्रदाय, सी मैसूर भौगोलिक संप्रदाय, डी कलकत्ता भौगोलिक संप्रदाय। 27वें का सही जवाब है हैदराबाद भौगोलिक संप्रदाय। 28वां सवाल है, प्रोफेसर आर.पी. मिश्रा का संबंध आधुनिक भारतीय भूगोल के किस संप्रदाय से है?
ए राजस्थान भौगोलिक संप्रदाय, बी हैदराबाद भौगोलिक संप्रदाय, सी मैसूर भौगोलिक संप्रदाय, डी कोलकाता भौगोलिक संप्रदाय। तो आरपी मिश्रा का जो संबंध है वो मैसूर भौगोलिक संप्रदाय से है। इसके बाद 29वां सवाल है, प्रोफेसर सफ़ी का संबंध आधुनिक भारतीय भूगोल के किस संप्रदाय से है? ए अलीगढ़ भौगोलिक संप्रदाय, बी वाराणसी भौगोलिक संप्रदाय, सी बिहार भौगोलिक संप्रदाय, डी कलकत्ता भौगोलिक संप्रदाय। तो प्रोफेसर सफ़ी का संबंध अलीगढ़ भौगोलिक संप्रदाय से है। 30वां सवाल है, प्रोफेसर कानन दास बागची और प्रोफेसर NR कार का संबंध आधुनिक भारतीय भूगोल के किस संप्रदाय से है? ए अलीगढ़ भौगोलिक संप्रदाय, बी वाराणसी भौगोलिक संप्रदाय, सी बिहार भौगोलिक संप्रदाय, डी कोलकाता भौगोलिक संप्रदाय। देखिए, प्रोफेसर कानन दास बागची और प्रोफेसर NR कार दोनों का संबंध कलकत्ता भौगोलिक संप्रदाय से है। इस तरह से आपके आधुनिक भारतीय भूगोल के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पे अध्ययन किया गया है। अभी ये भाग 1 था, इसके भाग 2 और भाग 3 भी इस संदर्भ में तैयार किए गए हैं और उनको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। आप इसके सभी भागों को वहाँ से डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके उनका अध्ययन कर लें। देखिए, इस सेक्शन से भी आपको UGC नेट में कई सवाल हल करने को मिलेंगे, इसलिए किसी भी सेक्शन को आपको उपेक्षित नहीं छोड़ना है। हर सेक्शन पे आप लोगों को समान रूप से ध्यान देना है। तो सबसे पहले अब हमारे क्लास का आज ये पहला चरण यहाँ पे समाप्त होता है। पहला चरण समाप्त होने के बाद में अब हम लोग इस समय जो आप लोगों ने काम भेजा है उस काम के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप लोग हमें काम भेजना चाहते हैं तो आप लोग हमें काम हमारे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। अगर आप PDF बना के भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आप सब लोग हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें, ठीक है? आप उस पे भी हमें ईमेल कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरी ईमेल आईडी बहुत आसान है। मेरा नाम इंग्लिश में लिखिए, रत्नेश शुक्ला, एक डॉट लगाइए, उसके बाद VKSU लिख दीजिए, उसके बाद @gmail.com, ठीक है? तो ये मेरी ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पे आप मुझको मेल भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपने जो काम भेजा है, कुछ बच्चों ने मुझे काम भेजा है, मैंने पढ़ा है, लेकिन उस काम को पहले मैं देख लेता हूँ जो भी भेजा गया है मुझे। एक ने भेजा है, उसका नाम है प्रियंका, ठीक है? प्रियंका उपस्थित है यहाँ पे, ठीक है? आपने लिख करके भेजा है हमें, ठीक है? हमने उसको देखा है। आपने बीच बीच में अंडरलाइन भी किया है जो महत्वपूर्ण हिस्से थे, ठीक है? और आपने अपने समझ में इसको बहुत अच्छे से अच्छा लिखने का प्रयास किया है। आपका प्रयास सराहनीय है। आपके उसमें कुछ गलतियां भी वर्तनी की अब की बार कम नज़र आ रही हैं। आपने लिखा भी अच्छी तरीके से है। ये तो हो गया आपने जो काम भेजा है उसके पक्ष में बात, लेकिन इसमें अभी थोड़ी सी कमी है, ठीक है? कमी ये है कि आपको जो चीज़ आती है उसको आपको प्रस्तुतिकरण बहुत ही प्रभावशाली तरीके से करनी है, ठीक? प्रभावशाली तरीके का मतलब ये है कि जैसे कि भूगोल और अर्थशास्त्र में संबंध यहाँ पे पूछा गया था, तो भूगोल और अर्थशास्त्र के मिलन से किस शाखा का जन्म हुआ भूगोल की? आर्थिक भूगोल। तो आपका जो पहला सेंटेंस होना चाहिए वो यही होना चाहिए जो कि इस बात को स्पष्ट कर दे कि भूगोल और अर्थशास्त्र के फलस्वरूप भूगोल में क्या परिवर्तन हुआ। बात समझ रही हैं? इससे क्या होगा कि जो भी एग्जामिनर जो चेक करते हैं और शुरुआत की ही लाइन प्रायः पढ़ते हैं, हालांकि उनको पढ़ना पूरा चाहिए, तो उसको एग्जामिनर के दिमाग पे सीधा इम्प्रेशन जाएगा कि आपने अध्ययन किया है। दूसरी चीज़ ये है कि आर्थिक भूगोल से संबंधित कुछ परिभाषाएं याद कर लीजिए, 1 या 2, जिनको यहाँ पे आप उद्धरण के स्वरूप जरूर इस्तेमाल कीजिए। अगर हो सके तो इंग्लिश में भी याद कर लीजिए, यानी कि एक परिभाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों में कम से कम आपको याद होनी चाहिए। वो क्या काम करेगी? वो भूगोल और अर्थशास्त्र में जो आपका लिंक है उस लिंक को इलेबरेट करने का काम करेगी। अच्छा, आपने इतना लिखा है इसके बारे में, क्या आपको इस संबंध में कुछ याद रह गया है जो आपने लिखा है? याद है?
आप अपने मन से लिख सकते हैं? 10 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 2-3 बार पढ़िएगा, है ना। अपनी क्षमता को 20, 25, 30 लाइन तक बढ़ाइएगा कि आपने जो हमें लिख करके भेजा है, इस लिखे हुए का आपको लगभग लगभग इतना आप जरूर लिख, 20 से 25 लाइन इस विषय पे आप जरूर लिख लें परिभाषा के साथ में। इसके लिए आपने किन किन किताबों की सहायता ली? आपने इंटरनेट की सहायता ली है? अच्छा अच्छा। आप इसके बजाय अगर किसी किताब का सहारा लेती तो ज़्यादा उपयुक्त था, क्योंकि इंटरनेट के प्रायः जो स्रोत हैं वो उनको जांचना पड़ता है कि वो जो स्रोत है उस पर जो सूचना दी जा रही है वो सही है या नहीं है ना। कभी कभी सही जी बताइए आप। घर पे हैं तो बुक नहीं है इसलिए। अच्छा ठीक है, चलिए। हम इसके बाद हम जिस तरीके से आपको बताएंगे उस तरीके से आप अपने प्रयास जारी रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो मुझे दूसरा भेजा है वो मुझे भेजा है आशीष ने। आशीष क्लास में है? आशीष क्लास में है? हाँ, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, आपने 2 चीज़ें मुझे भेजी थी। एक आपने कल मुझे असाइनमेंट भेजा था, ठीक है, और एक आपने आज का काम भेजा था। तो आज के काम के संबंध में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने 3 हिस्सों में इसको करके भेजा है। आपने पहले ये बताया है कि ज्योग्राफी क्या है, फिर आपने बताया है इकोनॉमिक्स क्या है, फिर आपने बताया है आर्थिक भूगोल क्या है, ठीक है। हमने आपको एक मतलब कि जिस तरीके से आपने इसकी ड्राफ्टिंग की है, ठीक है, उस ड्राफ्टिंग के आधार पे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे कि आप ज्योग्राफी आए, आप ज्योग्राफी का थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ बता दीजिए, ठीक है। फिर ज्योग्राफी की दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। और मानव भूगोल की जो प्रमुख उपशाखा है उसका नाम है आर्थिक भूगोल, जो कि भूगोल और अर्थशास्त्र दोनों के मिलन से बनी हुई है। तो आपने ये जो पहले बहुत ज़्यादा लिखा है उसको आप संक्षिप्त करके सीधे आप अर्थशास्त्र और आर्थिक भूगोल में आ जाते हैं, ठीक है। जो फिर आप उसके बाद ये एक्सप्लेन कीजिए कि आर्थिक भूगोल की कोई एक परिभाषा दीजिए। आर्थिक भूगोल में आप अर्थशास्त्र के किस किस विषय क्षेत्र को किस किस संदर्भ में अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप ये बताइए कि अर्थशास्त्र में अर्थ का अध्ययन किया जाता है तो किस संदर्भ में किया जाता है। तत्पश्चात आप एक फाइनल निष्कर्ष निकालिए कि इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि अर्थशास्त्र और भूगोल में घनिष्ठ संबंध है। तो ये जो आपने काम किया है इसके संदर्भ में है। आपने शब्द की सीमा का ध्यान रखा है, ठीक है, आपने हेडिंग देने का ध्यान रखा है। लेकिन आप अगर अपने इस क्वेश्चन के समर्थन में किसी परिभाषा को कोट करें या तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और आपके निश्चित रूप से ही ज़्यादा नंबर आएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं आपने जो भेजा है असाइनमेंट उसके संबंध में। देखिए, आपने ये जो असाइनमेंट भेजा है इस असाइनमेंट को हमने ध्यान से पढ़ा है, ठीक है। आपके जो पहला पेज है उसमें डिपार्टमेंट की जो आपने स्पेलिंग लिखी है वो गलत लिखी है, ठीक है, उसको सुधार कर लीजिएगा। दूसरे में जब हम आ रहे हैं तो वर्तनी संबंधी दोष नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आपने जो जिन्होंने लिखा है वो गलत लिखा है, ठीक है। उसके बाद आप जो नंबर 2 आप हेडिंग डालते हैं उद्देश्य, परंतु उद्देश्य ना लिख करके आप विवेचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे उद्देश्य पॉइंट वाइज लिखिए। आपके अध्ययन के जो उद्देश्य हैं इसको असाइनमेंट कैसे लिखें नाम से एक डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। वहाँ पे उद्देश्य लेखन की विधि और इस असाइनमेंट से संबंधी कुछ उद्देश्यों की चर्चा की गई है। उसमें से आप देख लीजिए, उसमें से जो उद्देश्य आपके इस अध्ययन से हो आप उसको वहाँ से ग्रहण कर लीजिए। उद्देश्य जो आपने लिखा है वो गलत लिखा हुआ है, उसको आप सुधार लीजिएगा।
उसके बाद आप विवेचना पे आ जाइए। विवेचना में हमने देखा है बीच में आपने पूरे पूरे पेज की फ़ोटो लगा दी हैं, उन फ़ोटो की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। उसके बाद मैं देखता जा रहा हूँ सब कुछ आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं और सब कुछ उसके लिए आपने शायद यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जो अपलोड कंटेंट किया गया है उसका आपने सहारा लिया है। ठीक है, आपने पॉइंट वाइज चीज़ों को इलेबरेट किया है, लेकिन उपसंहार के बाद में आपने बहुत लंबा चौड़ा काफ़ी मेहनत करके बनाया है। ठीक है, तो उपसंहार के बाद में आपने पुनः चार्ल्स डार्विन की चर्चा कर दी है। ठीक है ना, तो वहाँ पे चार्ल्स डार्विन की चर्चा जो है वो उपयुक्त नहीं है। ठीक है, आप एकदम आखिर पे आइए अपने असाइनमेंट के, अगर असाइनमेंट आपके पास में हो तो। ठीक है, आपने उपसंहार के बाद में चार्ल्स डार्विन का डिस्क्रिप्शन दे दिया है, इनकी पैदाइश कब हुई, कब मृत्यु हुई और इनका क्या भूगोल के ऊपर प्रभाव पड़ा। देखिए ये एक अलग असाइनमेंट का मुद्दा है। ठीक है, ये एक अलग पृथक रूप से असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट का आपके हमबोल्ट और रिटर से संबंधित असाइनमेंट से कोई भी संबंध नहीं है। सिर्फ उपसंहार में वो एक बिंदु छोड़ दिया गया था फॉर फर्दर रिसर्च और फॉर फर्दर असाइनमेंट। तो इस चीज़ को आप चार्ल्स डार्विन से जो चीज़ आपने जोड़ी है उसको आप वहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, उस चीज़ का वहाँ पे बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। यानी कि आपके असाइनमेंट से 3-4 आपको चीज़ों पे ध्यान देना है। पहली चीज़ पे आपको अपनी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर कर लेना है। इसके लिए आप अपने असाइनमेंट को पुनः हर एक शब्द पढ़ें। जो मैंने डिपार्टमेंट जैसी त्रुटि बताई है और हिंदी की जो त्रुटि बताई हैं उन त्रुटियों को आपको दूर कर लेना है। नंबर 2 चीज़ें, आपको फ़ोटो हटा देनी है, फ़ोटो की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर 3, उपसंहार के बाद में जो चार्ल्स डार्विन का डिस्क्रिप्शन आपने दिया है वो डिस्क्रिप्शन आपको वहाँ पर नहीं देना है। इस तरह से आपका जो असाइनमेंट है वो प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। और अगर अपने शीर्षक को प्रथम पृष्ठ पे आप सजा के लिख सकते हो तो थोड़ा सा आकर्षक ढंग से लिखने का प्रयास करें। अब आपने इतनी मेहनत से लिखा है तो इसमें हम कोई भी काट छांट नहीं चाहेंगे कि हम करें। तो मतलब जब भी आप किसी शीर्षक को लिखते हैं तो आप देखते हैं किसी अध्याय का शीर्षक किस तरीके से लिखा होता है, ठीक उसी तरीके से वह शीर्षक अत्यंत आकर्षक, मतलब आकर्षक का मतलब कलात्मकता से नहीं है, आकर्षक का मतलब ये है बहुत डिसेंट तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि देख करके ये लगे कि यहाँ से किसी एक नए विषय का प्रारंभ हो रहा है। ठीक, तो अब इसके बाद ठीक है, अब इसके बाद मैं अगले छात्र को बुलाता हूँ जिसने मुझे काम भेजा है। आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, आप इसको सुधार लीजिएगा। मीना कुमारी, हाँ, आपने मुझे काम करके भेजा है। आपने जो लिखा हुआ है उस आपकी जो आपने ज्योग्राफी की परिभाषा दी है अपने असाइनमेंट अपने इसमें जो आपने लिख करके भेजा है। लेकिन भूगोल और अर्थशास्त्र, मैंने कहा तो भूगोल और अर्थशास्त्र के संबंध में टिप्पणी में आपने भूगोल का अर्थ बताया है, फिर भूगोल की परिभाषा बताई है, फिर भूगोल की परिभाषा बताने के भाग में भूगोल की ही प्रकृति बताई है, फिर उसमें अर्थशास्त्र का एक छोटा सा अर्थशास्त्र के बारे में आपने बताया है, अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं बताई हैं। ठीक है, आपने परिभाषाओं के स्तर पे तो बहुत काम किया है। ठीक, लेकिन आपका जो मेन थीम है, ठीक है ना, मेन थीम को समझिए कि आपको संक्षिप्त में भूगोल का अर्थ बताना है और अर्थशास्त्र का अर्थ बताना है और इन दोनों में आपस में क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है, इसको बताना है। यानी कि भूगोल और अर्थशास्त्र के मिलन से आर्थिक भूगोल नामक शाखा का जन्म हुआ है। इस आर्थिक भूगोल की यह शाखा अर्थशास्त्र में और भूगोल में क्या क्या प्रकरण ऐसे हैं, क्या क्या विषय क्षेत्र ऐसे हैं जो उभयनिष्ठ हैं। भूगोल का क्या काम है, अर्थशास्त्र का क्या काम है और दोनों में कौन कौन से पहलू ऐसे हैं जो दोनों में पाए जाते हैं या उभयनिष्ठ हैं। तो ये जो उभयनिष्ठ वाला पहलू है
वो आपके इस पूरे जो आपने विवरण दिया है उसमें अनुपस्थित है। हालांकि मैं एक चीज़ के बारे में आपकी तारीफ़ करूंगा कि आपने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि हेडिंग दे करके, कोटेशन दे करके और ब्लैक पेन से हाईलाइट कर करके वो सब चीज़ें करी हैं। बाकी चीज़ों के बारे में आपने ध्यान रखा है, लेकिन जिस चीज़ पे जो उत्तर होना चाहिए, शब्द सीमा, आपने शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखा है। और शब्द सीमा के साथ साथ जो मेन चीज़ है कि आर्थिक भूगोल और उसके संबंध को सिद्ध करना, दोनों को पृथक पृथक रूप में तो आपने वर्णन किया है, लेकिन दोनों के उभयनिष्ठ बिंदुओं को आपने नहीं छुआ है। तो इसके संबंध में आप लोगों को, या मैंने जो आखिरी अपनी स्टडी मटेरियल अपलोड किया है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे, उस पे जा कर के देखिएगा। वहाँ पे मैंने भूगोल और अर्थशास्त्र के संबंध को संक्षिप्त और संतुलित शब्दों में बताया है, जिसमें कि मैंने आर्थिक भूगोल की विभिन्न परिभाषाएं भी दी हैं। आप उसे जाइए और उसे जा कर के वहाँ पर पढ़िए, ठीक है। और किसी ने मुझे कोई प्रैक्टिकल संबंधी काम भेजा है? नहीं, और किसी ने मुझे शायद कोई काम नहीं भेजा है। मंजुलता कुमारी, निशांत, निशांत आपने काम नहीं किया? अच्छा ठीक है, जब आपकी तबीयत ठीक हो तब आप करके भेज दीजिएगा, ठीक है। निशा से बात हो गई, प्रियंका से बात हो गई, प्रियांशु, रतन, सच्चिदानंद। रतन, आपका काम? अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, ठीक है। शानू, शिवानी कुमारी, ठीक है। अब अभी अभी आप सभी लोग क्लास में बने रहें, ठीक है। ये जो करेक्शन का और इसका काम है, हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक।